जब हौसला बना ही लिया ऊंची उड़ान का, कि जब हौसला बना ही लिया ऊंची उड़ान का, तो फिर क्या पूछना कद आसमान का। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम 2025। बोर्ड एग्जाम 2025 में जो है हमारा हिंदी का पेपर। अब ये असली वाला पेपर तो नहीं है, क्योंकि असली वाला पेपर तो कोई भी आपको नहीं दे सकता, लेकिन हाँ सारे लोग आप लोग को मॉडल पेपर ज़रूर प्रोवाइड कर सकते हैं कि इसी मॉडल पेपर की तरह आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आ सकता है। और आप लोग बच करके रहिएगा। अगर कोई ऐसा कहता है कि उसके पास असली हिंदी का पेपर है जो कि 24 फरवरी को आपके बोर्ड परीक्षा में आ जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उस इंसान के पास ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो केवल आप लोग को एक मॉडल पेपर प्रोवाइड करेगा और उसी मॉडल पेपर के जैसे कि 24 फरवरी को आपके एग्जाम में ऐसा पेपर आ सकता है केवल मॉडल पेपर की तरह। बाकी असली में पेपर तो आपको कोई भी नहीं दे सकता। ठीक है, तो हम चलिए शुरू करते हैं। कौन सा सब्जेक्ट है हमारा? सब्जेक्ट है हमारा हिंदी, वो भी कक्षा 10 का। समय आप लोग को कितने घंटे का मिलेगा? ध्यान देना है, 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा आप लोग को। और पूर्णांक रहेगा ये 70 अंक का। 70 अंक का पूर्णांक क्यों रहेगा? क्योंकि 30 अंक के आपके प्रैक्टिकल में मार्क्स मिल जाते हैं। तो सबसे पहले पेपर में आप लोग को निर्देश दिए रहेंगे। सबसे पहला निर्देश क्या दिया रहेगा, मैं यहीं पे आप लोग को पढ़ के बता देती हूँ कि हो सकता है कि वहाँ पे आप लोग को टाइम ना मिले कि आप लोग पढ़ पाओ, तो मैं यहीं पर बता देती हूँ। सबसे पहला रहेगा कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। देखो ये जो समय दिया है 3 घंटे 15 मिनट का, इसमें से 15 मिनट ये वाला जो है ये आप लोग को प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित है। क्यों? क्योंकि अच्छे से प्रश्न पत्र को पढ़ लोगे तो जो आता रहेगा नहीं आता रहेगा वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलने लगेंगी और आप अच्छे से पेपर को लिख पाओगे। इसके बाद दूसरा है कि प्रश्न पत्र जो रहेगा ये 2 खंडों यानी कि खंड अ और खंड ब में विभाजित रहेगा। पेपर हमारे 2 सेक्शन में बटा रहेगा। प्रश्न पत्र में जो अ वाला सेक्शन होगा इसमें होंगे बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें से कि सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले या फिर काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करना रहेगा। जो सेक्शन अ वाला रहेगा उसमें आप लोग को 20 बहुविकल्पी प्रश्न दिए रहेंगे और उसके लिए आप लोग को OMR शीट अलग से मिल जाएगी। तो क्या होगा कि एक प्रश्न रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से जो सही रहेगा उसे आपको OMR में भर देना है। ठीक है, इसके बाद चौथा वाला क्या है कि खंड अ का तो हमारा हो गया। फिर ब में क्या होगा कि 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित रहेंगे। सारे प्रश्न पत्रों के अंक दिए रहेंगे और आप लोग को इसमें प्रश्न दिए रहेगा, उसका उत्तर करना रहेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम खंड अ, जिसमें कि होंगे हमारे 20 बहुविकल्पी प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न क्या है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास है। मेरे आंसर देने से पहले आप सारे लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न क्या है हमारे सामने कि हिंदी का प्रथम उपन्यास है। इसके लिए जैसा कि पेपर में बताया गया है हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला है गोदान, दूसरा परीक्षा गुरु, तीसरा ममता और चौथा इंदुमती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा वाला? सेकेंड वाला क्या है? परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु हमारे हिंदी का प्रथम उपन्यास है।
इसके बाद सेकेंड वाला प्रश्न आप लोग के सामने कौन सा है कि हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है। सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास चंद छंद वर्णन की महिमा, दूसरा है नहुस, तीसरा है उपन्यास और चौथा है नाटक। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा हमारा पहला वाला चंद छंद वर्णन की महिमा खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। फिर तीसरा वाला प्रश्न है आप लोग के सामने डेमेट्रियस कहाँ का बादशाह था। पहला है एथेंस, दूसरा है स्पार्टा, तीसरा है ब्रिटेन और चौथा है मकदूनिया। तो ये प्रश्न मैं आप लोग को दे रही हूँ होमवर्क के रूप में और आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में बता देंगे। होमवर्क क्यों दे रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादातर लोगों को इसका आंसर नहीं पता होगा, तो इसे देख करके और अगर पता होगा तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आप लोग। इसके बाद चौथा वाला है हिंदी साहित्य इतिहास के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है श्याम सुंदर दास जी, दूसरे हैं प्रताप नारायण मिश्र जी, तीसरे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक हैं, तीसरा वाला हमारा राइट हो जाएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला प्रश्न है कामायनी महाकाव्य के रचयिता है, यानी कि कामायनी महाकाव्य जिन्होंने लिखा है, किसने लिखा है। सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास जयशंकर प्रसाद जी, दूसरा है धर्मवीर भारती जी, तीसरे हैं निराला जी और चौथे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। तो मुझे पक्का पता है कि आप लोग में से बहुत सारे लोग को इसका आंसर पता होगा और अगर नहीं पता तो भाई आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, आपको और अच्छी तैयारी करने की ज़रूरत है। तो कामायनी महाकाव्य के रचयिता है जयशंकर प्रसाद जी। किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ। छठवां वाला प्रश्न है कि राष्ट्र कवि का सम्मान किसे प्राप्त हुआ। सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, या फिर मैथिली शरण गुप्त जी को, या फिर महादेवी वर्मा जी को, या फिर केशव दास जी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड वाला, मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है। अगला प्रश्न है आधुनिक युग की मीरा है, यानी कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। महादेवी वर्मा जी को, सुभद्रा कुमारी चौहान जी को, मीराबाई को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा जी को, यानी कि पहला आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला आठवां वाला है आप लोग के सामने, बिहारी की रचना है। कविवर बिहारी की इसमें से कौन सी रचना है। पहला है सिद्धराज, दूसरा है रसकलश, तीसरी है बिहारी सतसई और चौथा है बावरा अहेरी। तो आप लोग को पता हो जाएगा नाम से ही, देखो यहाँ पर भी बिहारी है और यहाँ पर भी बिहारी है। तो कौन सा आंसर राइट हो गया हमारा, राइट आंसर हो गया हमारा तीसरा वाला, यानी कि बिहारी सतसई। अगला नौवां वाला प्रश्न है कि साहित्य लहरी के रचनाकार हैं। साहित्य लहरी किसने लिखा है, कौन से कवि ने लिखा है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास तुलसीदास जी ने लिखा है, नहीं। कबीरदास जी ने लिखा है, नहीं। नाभादास जी ने लिखा है, इन्होंने भी नहीं लिखा। तो कौन बचे हमारे पास, सूरदास जी। सूरदास जी ने लिखा है साहित्य लहरी को। सूर सरावली साहित्य लहरी सूरदास जी की रचनाएं हैं। अगला 10वां प्रश्न है आप लोग के सामने कि सूरदास किस रस के सम्राट माने जाते हैं। सूरदास जी को कौन से रस का सम्राट माना जाता है। सबसे पहला है करुण रस का, या फिर श्रृंगार रस का, या फिर हास्य रस का, या फिर वात्सल्य रस का। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। इसके बाद 11वां प्रश्न है हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। हास्य रस का स्थायी भाव कौन सा है। सबसे पहला है शोक, दूसरा है भय, तीसरा है रौद्र और चौथा है हास। तो हास्य रस का स्थायी भाव हो जाएगा हमारा चौथा वाला हास।
अगला प्रश्न है 12वां। हसी हसी भाजे देखी दुल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमालय के उछाह। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है? तो अगर ध्यान से पढ़े तो यहाँ पर लिखा है हसी हसी, तो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा रस? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा वाला, यानी कि हास्य रस। अगला 13वां प्रश्न है आप लोग के सामने। 13वां प्रश्न क्या है? मड़ी खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बना कर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो इसके बारे में आप लोग को पता ही होगा, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि समय नहीं है आपके पास। तो इस पंक्ति में कौन सा रस है? सबसे पहला है हमारे पास वीर रस है या फिर करुण रस है, तीसरा हास्य रस है या फिर भयानक रस है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये उदाहरण है हमारे दूसरे वाले करुण रस का। अगला 14वां प्रश्न है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला जो छंद होता है इसमें कितने चरण होते हैं? सबसे पहला है 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा वाला, रोला में 4 चरण होते हैं। अगला 15वां प्रश्न है, सोठा के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? पहला ऑप्शन है 11-11 या फिर दूसरा है 13-13, तीसरा है 16-16 या फिर चौथा है 24-24। तो ये सारी चीज़ें तो भाई आपको पता होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम की तो डेट भी आ चुकी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला वाला 11-11 मात्राएं। 16वां वाला है, चरण कमल बंदो हरि राई में कौन सा अलंकार है? पहला है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार या फिर उपमा अलंकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा वाला रूपक अलंकार। अगला 17वां है, यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक अलंकार या फिर रूपक अलंकार। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला वाला उपमा अलंकार। अगला 18वां प्रश्न है, अभिवादन शब्द में उपसर्ग है। अभिवादन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग जो शब्द के पहले लगता है, वादन, वाद, अभी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शब्द के पहले कौन सा लगा है? अभी। तो तीसरा आंसर हो जाएगा हमारा राइट आंसर अभी। देखो ये कैसे बना है, ये बना है अभी प्लस वादन, अभी प्लस वादन बराबर अभिवादन। तो तीसरा वाला हमारा सही हो जाएगा अभी। इसके बाद 19वां वाला प्रश्न है, महानता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय यानी कि जो शब्द के पीछे लगता है। तो महानता बना कैसे है? महानता बना है देखो महान प्लस ता से। तो महान प्लस ता बराबर क्या बना? महानता। तो पीछे वर्ड में कौन सा लगा है? सेकेंड वाला ता। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा वाला ता। इसके बाद 20वां प्रश्न है, दशानन में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या फिर बहुव्रीहि समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा खंड अ वाला कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ेंगे खंड ब की तरफ जिसमें कि होंगे हमारे वर्णनात्मक प्रश्न। तो 20 प्रश्न हो गए। अगला होगा हमारा 21वां वाला प्रश्न। 21 में क्या होगा? निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला वाला क वाला कौन सा है?
कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। ये केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी हो तो वो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो कि उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो कि उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो इसमें आपके लिए 3 प्रश्न दिए हुए हैं और तीनों को करना पड़ेगा। सबसे पहला प्रश्न है कि आप लोग को उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। संदर्भ में क्या लिखना है कि ये कौन से चैप्टर से लिया गया है और इसके रचयिता कौन है। दूसरा है रेखांकित अंशों की व्याख्या करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर रेखांकित अंश भी तो दिए हुए हैं ना। रेखांकित का मतलब है कि जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है राम, तो इसके नीचे एक रेखा खींच दी गई, तो इसे हम बोलते हैं रेखांकित। इसमें तो सारे के नीचे रेखा खींची हुई है, तो ये हमारा रेखांकित हो गया। तो आपको रेखांकित अंशों की व्याख्या भी करनी पड़ेगी। तीसरा प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश में लेखक हमें क्या संदेश देना चाहता है। और अगर आपको ये सारे ना आ रहे हों तो अथवा में भी आपके लिए ऑप्शन दे रखा है, जो कि है ख वाला। या तो आप क वाला करोगे या फिर ख वाला करोगे। अगर इन केस आपको क वाला नहीं आता है तो आप ख वाला भी कर सकते हो। ख में क्या है, हे भगवान, तप के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? ये असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। इसमें भी वही प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है आप लोग को, रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है और ममता का मन ग्लानि से क्यों भर गया था। देखो अगर नहीं पता है तो 3 प्रश्न दिए हैं। कोई तो ऐसा इसमें दे सकता है कि अगर आपके पास दिमाग है तो आप इसे और अच्छा बना करके लिख सकते हो। मान लो इस पैराग्राफ को पढ़ने पर आपको नहीं समझ में आया कि ये कहाँ का है, लेकिन यहाँ पे तीसरे वाले में लिख दिया है कि ममता का मन ग्लानि से भर गया। तो याद करो कि ममता कौन से वाले चैप्टर में थी, आप उसे लिख दोगे। तो 21 प्रश्न तक हमारे हो गए। अब अगला है हमारा 22वां प्रश्न। दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देना है आप लोगों को। तो सबसे पहला वाला क वाला पद्यांश कौन सा है? अभिगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर, जो सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगति, बिनु निरालंबकित धावे। सब विधि अगम विचार हिताते, सूर सगुन पद गावे। तो इसमें भी आप लोग को सेम टू सेम 3 ही प्रश्न दिए रहेंगे। बस 21 में क्या होगा कि गद्यांश रहेगा और 22वें वाले में पद्यांश रहेगा। तो इसमें भी पहला है कि उपर्युक्त पद्यांश का अर्थ लिखना है आप लोगों को, दूसरा संदर्भ लिखना है, तीसरे में कौन सा अलंकार है। और अगर इनकेस आप लोग को ये क वाला नहीं आता है तो आप ख वाला भी देख सकते हो। अथवा करके ख वाला दिया है, आप इसे भी कर सकते हो। इसमें क्या है, सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। कोऊ न बुझई कहई गुरु पाई, ए बालक असी हट भली नाही। रावण बाण छुआ नहीं आपा, हारे सकल भूप करि दापा। सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मदारिक मंदर लेही। थोड़ी थोड़ी गलतियां भी लिख सकती हैं, लेकिन आप लोग को ध्यान से करना है।
तो इसमें भी 3 प्रश्न दिए हैं। पहला है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या करना है और तीसरा उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है ये आप लोग को बताना है। फिर 23वां वाला प्रश्न क्या रहेगा कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना। यानी कि 23वें प्रश्न में आप लोग को संस्कृत दिया रहेगा, उसमें आप लोग को क्या करना रहेगा कि उसका संदर्भ लिख करके हिंदी में अनुवाद करना रहेगा। जैसे कि यहाँ पर दिया है वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी इयं विमल सलिल तरयाः गण्याः कूले स्थिता अस्याः घट्यानाम वलयाकृति पंडिकः धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेरभ्य नित्यम् अत्र आयान्ति अस्थाः घष्टानाच्च शोभाः विलोक्यम् इति बहु प्रशंसन्ति। क्या करना है कि अगर आपको पहचान में आ गया हो कि कौन से चैप्टर का है तो आप लोग को इसका संदर्भ लिख करके फिर इसका अर्थ लिख देना है। और अगर ये नहीं आ रहा हो तो अथवा में भी ख वाला भी आप कर सकते हो। एकदा बहवः जनाः धूमयानम् आरुह्य नगरं प्रति गच्छन्ति स्म। तेषु केचित् ग्रामीणाः केश्चित् नागरिकाः आसन्। मौनं स्थितेषु तेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान् उपहसन् अकथयत् ग्रामीणाः अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षिताः अज्ञाश्च सन्ति। अगर ये वाला आप पहचान गए हो तो इसका भी आपको संदर्भ लिख करके हिंदी में अनुवाद कर देना है। इसके बाद 24वां वाला प्रश्न रहेगा आप लोग के सामने कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। तो कौन सा पद्यांश दिया हुआ है आप लोग के लिए? नितराम नीतो स्मितित्वं खेलम कूप कदापि मा कृथाः अत्यंत सरस हृदयो यतम परेशाः गुणग्रहितासि। अथवा में क्या है? बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीरः वीर भावो हि वीरता। ये दोनों श्लोकों में से आपको जिसका भी अर्थ पता हो आप उसका अर्थ लिख करके और संदर्भ लिख सकते हो। इसके बाद 25वां प्रश्न रहेगा कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो आप जो भी खंडकाव्य आपको पढ़ने के लिए रहेगा वो आपके लिए ढेर सारा दिए रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर क ख दिया है तो इसमें से आपको करना रहेगा। आपके लिए दूसरा खंडकाव्य भी हो सकता है। जैसे कि पहला है ज्योति जवाहर खंडकाव्य की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। जो भी खंडकाव्य आप में पढ़ाया जाता हो। ख वाले में क्या है? ज्योति जवाहर खंडकाव्य के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण कीजिए। और पास होने का तरीका क्या है कि अगर ये सारी चीज़ें नहीं पता है तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लिखा है, उनके बारे में आपको जो भी पता हो आप चरित्र चित्रण बना करके लिख सकते हो। अगला 26वां प्रश्न रहेगा आप लोग के सामने, उसमें भी रहेगा क वाला। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उसकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। जिसके लिए आपके सामने है 3 ऑप्शन। पहले है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, दूसरे है जयशंकर प्रसाद जी और तीसरे है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। तीनों में से आपको जिसका भी पता हो आप उसका जीवन परिचय लिख करके और उसकी एक रचना दिया है, लेकिन आपको जितनी भी रचनाएं पता होंगी 5, 10, 15 वो सारी रचनाएं लिखिएगा आप लोग। इसके बाद ख वाला भी ऐसा है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखिए और उसकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। क वाले में रहेगा कि लेखक के बारे में लिखना और ख वाले में रहेगा कवि के बारे में लिखना। सबसे पहले कवि रहेंगे बिहारी लाल जी, दूसरे रहेंगे सूरदास जी और तीसरे रहेंगे तुलसीदास जी। जिसका भी आप लोग को पता रहेगा आप उसका जीवन परिचय लिख करके उसकी रचनाओं के बारे में लिख दोगे।
इसके बाद 27वां प्रश्न आप लोग के सामने दिया रहेगा। क्या करना रहेगा इसमें, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना है जो कि इस प्रश्न पत्र में न आया हो। मतलब आपके संस्कृत खंड भी होंगे आपके हिंदी वाले में, तो आप लोग को उसमें से कविता याद करना था। आप लोगों ने याद भी किया होगा, तो आप लोग को वो कविता इसमें लिख देनी है, जिसके लिए आप लोग को मिलेंगे पूरे 2 अंक। और ध्यान ये देना है जो कि इस प्रश्न पत्र में न आया हो। जैसे कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर देखो ये 2 दी हुई हैं श्लोक, एक ये वाली श्लोक है, एक ये वाली श्लोक, तो यही उठा करके लिख दे। आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको दूसरा लिखना पड़ेगा। इसके बाद 28वां प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आप लोग को संस्कृत में देना है। सबसे पहला प्रश्न क्या है, सुवर्ण से मुखम दुखम किमस्ति। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा तो पता होगा आप लोगों को, संस्कृत खंड में होते हैं वो आप लोग ने पढ़ा होगा, और बना करके आप लोग को इसका आंसर लिख देना है। दूसरा है वाराणसी कस्या भाषायाः केंद्रम अस्ति। तीसरा है अलग क्षेत्र सेनापति की मादिशत, और चौथा है कुत्र मरणम मंगलम भवति। तो ये सारे चारों प्रश्न रहेंगे। सबसे आखिरी 29वां प्रश्न रहेगा हमारा कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है आप लोग को। क वाला है जीवन में वनों का महत्व। ये तो मैंने आप लोग को निबंध करवा के रखा हुआ है। पास होना अगर केवल चाहते हो तो मेरी हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट देख डालो, बहुत अच्छे से पास हो जाओगे। लेकिन अगर टॉपर बनना चाहते हो तो इस पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लेना। ख वाला है हमारा प्यारा भारतवर्ष। तीसरा है ग वाला कंप्यूटर जो कि आज की आवश्यकता। घ वाला है जल संरक्षण की आवश्यकता, और अंग है बेरोजगारी की समस्या। 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या वनों का महत्व आपको नहीं पता कि अगर पेड़ नहीं रहेंगे, सांस नहीं ले पाओगे तो आप भी नहीं जी पाओगे। हमारे प्यारे भारतवर्ष के बारे में आपको नहीं पता, या फिर कंप्यूटर के बारे में नहीं पता जो कि आज की महती आवश्यकता है, या फिर पानी के बारे में नहीं पता, या बेरोजगारी के बारे में नहीं पता। बेरोजगारी का तो दौर ही चल रहा है, न जाने कितने लोग बेरोजगार हैं। सभी के बारे में जानते हो, जितना जानते हो उतना लिख देना है। लेकिन ध्यान ये देना है कि हेडिंग बना करके लिखना है। हेडिंग बना करके लिखोगे तो बहुत अच्छे से लिखोगे। और ये भी तो देखो कि ये पूरे 9 अंक का है, 9 अंक आपको मिलने भी तो चाहिए। तो ये हो गई मेरी पूरी वीडियो। आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। तो अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैल सके, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। जब आप शेयर करोगे वीडियो को तो वीडियो ज़्यादा लोगों तक जाएगी, और बोर्ड एग्जाम में 4 चांद लग जाएंगे। यानी कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। और अगर कोई भी डाउट आपके मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल। और हाँ, आप लोग भूलिएगा मत, जो मैंने एक क्वेश्चन आप लोग को मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पी वाले में दिया है, उसका तो आप लोग को आंसर लिखना ही पड़ेगा। और अगर कोई भी डाउट आपके मन में हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय। कीप स्माइल।